नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे कमोडिटी बाजार की, बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कितनी टिकाऊ है ये तेजी, कहां तक जाएंगे भाव, इस पर करेंगे बातचीत। वहीं बात करेंगे व्हीट की। व्हीट मार्केट का आकलन लेंगे, किस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, मांग कैसी बनी हुई है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस होगा ही। पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास्ट प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस, कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज सुनील कटके हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर सोने चांदी को। सोने के भाव से शुरुआत कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $4800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि कंपैरेटिवली सिल्वर ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पर है, लेकिन पहले गोल्ड पर चर्चा कर लेते हैं। यूएस ईरान पीस डील की होप्स के बीच में ये बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ है। हालांकि न्यूज़ फ्लो को क्लोजली मार्केट मॉनिटर कर रहा है, बुलियंस का भी, और उसी हिसाब से हम रिएक्शन भी देख रहे हैं। इन्फ्लेशन कम होने की जो होप्स बनी है, जो इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड लेवल्स पर पहुंच गए थे, वो एक्सटेंडेड पीरियड पर बने रहेंगे, ये कहीं ना कहीं डर था। ये सब चीज़ें अब हल्की होते हुए दिखाई दे रही हैं, जिससे बाइंग सपोर्ट हुई है। बट यहाँ से किस तरफ जा रहे हैं भाव, अगर पीस डील होती है तो किस तरीके के रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करें, उस पर करते हैं बातचीत। पहले हमारे साथ राजीव पोपली बने, उनका एक व्यू ले लेते हैं। राजीव जी नमस्कार। बताइए पहले तो भाव को लेकर आपकी राय क्या है। मार्केट्स को आप क्लोजली वॉच करते हैं, न्यूज़ फ्लो को भी वॉच करते हैं। एक रिएक्शन आ तो रहा है, बट कितना कॉन्फिडेंस है इस बढ़त में आपका? गुड इवनिंग दीपाली। ऑफ कोर्स 151 की जो भी रेट चल रही है गोल्ड में, काफी स्टेबल रेट रह गई है अरसों से। अप्स एंड डाउन जो हमने देखे हैं, 151 के आसपास ही रेट फाइनली स्टैग्नेंट हो रही है। तो इसमें बेसिकली कंज्यूमर डिमांड हमारे लिए बेटर होती है जब रेट स्टेबल हो। एंड ये टाइम पे हम देख रहे हैं कि जैसे ये रेट स्टेबल होगी, कंज्यूमर डिमांड फिर से आ जाएगी। एंड बेसिकली अभी इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिमांड होगी, बिकॉज ये कोई फेस्टिव सीजन नहीं है। राजीव जी कैसे देखने को मिले हैं जब प्राइसेस स्टेबल रहे हैं इस दौरान, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे थे कि गोल्ड तो स्पेशली काफी टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा था। जब प्राइसेस थोड़ा इस रेंज वाइज रहे, तब किस तरीके की इन्वेस्टमेंट या फिजिकल बाइंग किस तरीके के देखने को मिले, किस तरीके के ट्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किए? तो जैसे ही हमारी रेट 151 के ऊपर गई थी, इन्वेस्टमेंट डिमांड इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। बेसिकली बुलियन कॉइन्स वगैरह में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, दे वुड प्रिफर बाइंग कॉइन्स एंड अदर स्मॉलर प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये बेसिक फेस्टिव डिमांड नहीं है अभी। अक्षय तृतीया वाज आवर लास्ट सीजन फॉर फेस्टिविटी, एंड नाउ वी स्टिल हैव सम मोर टाइम फॉर द अदर फेस्टिवल्स टू कम। तो इन बिटवीन की जो सीजन होती है, ये कंज्यूमर बेसिकली इन्वेस्ट जो करते हैं कॉइन्स वगैरह में, ये आते हैं। एज ऑफ नाउ वी सी दैट दिस इज अ पॉजिटिव प्राइस बिकॉज ये स्टेबल रही है। एंड ऐसे वक्त में कंज्यूमर जो बेसिक ज्वेलरी शॉपिंग करते हैं वो आते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी विल एक्सपेक्ट नाउ, दैट ज्वेलरी शॉपिंग कंज्यूमर्स जिन्होंने होल्ड करके रखा था, दे विल कम आउट एट अ स्टेबल गोल्ड प्राइस। अच्छा, एक चीज और बताइए राजीव जी, अगर यहाँ से प्राइसेस और फर्दर इंच अप होते हैं, अगर पीस डील हो जाती है और प्राइसेस थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, तो दो तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं। एक वो जो शायद बढ़ते प्राइस को देखते हुए रुक जाते हैं, वेट करते हैं, और एक वो जिनको शायद ये डर लगता है कि प्राइसेस कहीं और सर्ज ना हो जाएं, अब ले लेना चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए। किस तरीके के मूव या बिहेवियर आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं अगर प्राइसेस यहाँ से फर्दर ऊपर जाते हैं, या जो यूएस डील की होप्स बनी है वो फाइनली टर्न आउट होती है? जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाते हैं, हम ज्यादा देखते हैं कि कंज्यूमर्स बाय आउट इमीडिएटली कर लेते हैं, बिकॉज दे नो कि आगे चल के प्राइस और ज्यादा ऊपर होने वाली है। दैट इज अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर एज कंपेयर टू द अदर साइड। So if there is a US deal and if there is any other upswing in the gold price, then there will be immediate buying in the market. ओके अच्छा रवि, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? घरेलू बाजार में 1,56,000 का भाव हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में $4,800 के नीचे। हालांकि अभी भी मोरलेस रेंज में ही है, जो रेंज हमने ऑब्जर्व की पिछले काफी समय के दौरान। आपका क्या व्यू है प्राइसेस पर? प्लस अगर यूएस ईरान डील हो जाती है तो प्राइसेस आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? चल आई थिंक प्राइसेस काफी स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं, और जो 30-35 के बिटवीन जो प्राइसेस हिस्टोरिकली हमने देखा था कि एक रेंज में आ चुके थे, तो मुझे लग रहा है कि एक नया नॉर्मल लेवल हो चुका है। नीचे 149 148 से सपोर्ट ले लेते हैं प्राइसेस, और अपर साइड 1,55,000 तक प्राइसेस जाते हैं। आई थिंक जून कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ।
और इंटरनेशनली भी बात करें तो वहां पे अभी भी मीन्स के ड्यू टू दिस आईएनआर वीकनेस डोमेस्टिक प्राइसेस फिर से हायर दिख रहा है, बट अभी भी इन टर्म्स ऑफ डॉलर डॉलर टर्म्स में अभी भी गोल्ड है वो 5000 के काफी नीचे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है स्कोप है अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस यहाँ से बढ़ने का। बट अभी क्या होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये वॉर खत्म होता है या कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ेंगे इतने डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रूपी का फैक्टर थोड़ा यहाँ पे आ सकता है। जैसे आज भी देखे तो आज रूपी स्ट्रांग हुआ, इस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट की जितनी तेजी यहाँ पे नहीं आई। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में 150 का ऑल ओवर बेस माने ये न्यू नॉर्मल लेवल है, इससे नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं हो रहा है। और अपर साइड विदाउट एनी इवेंट 1,55,000 अगर कुछ डील बनती है तो 1,60,000 तक भी प्राइस जा सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी में 60 गिरावट आएगी अगर ये होता है। साथ में नेक्स्ट मंडे यूएस में जो सेनेट वोट है नए चेयरमैन फेड के आएंगे, और अगर ये पास हो जाता है तो केविन वॉश वुड बी न्यू चेयरमैन, एंड वहां पे थोड़ा मार्केट फोकस करेगा कि इंटरेस्ट रेट लोअर रेट पे रहे। तो मुझे लग रहा है कि एक एडेड एडवांटेज आपको अगले वीक में गोल्ड में आता हुआ दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप से रहना है, अभी शॉर्ट नहीं करना है। अगर कुछ नेगेटिव आता है लाइक कि अगर ये डील नहीं बनती है या प्रॉब्लम टाइम पर ये सही मंस के थोड़ा बहुत चालू रहता है तो भी सेफ हेवन डिमांड यहाँ पे बनी रहेगी। और नेक्स्ट वीक यूएस प्रेसिडेंट चाइना आने वाला है, तो उसके पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा मामला कूल होगा और उसके बाद ही कुछ यहाँ पे आउटकम आता हुआ दिखेगा। बट आज शाम तक एक डेडलाइन दी है कि शायद आज रिप्लाई ईरान करेगा, और ये ईरान का रिप्लाई काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके सुनील, आपकी राय क्या रहेगी गोल्ड पर? क्या सजेशन आप दे रहे हैं ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को ऑन गोल्ड प्राइसेस? जी नमस्ते दीपाली। सो बेसिकली देखिए, अभी डॉलर इंडेक्स जो है प्री वॉर लेवल्स पे आ गए हैं, तो डॉलर इंडेक्स का जो सॉफ्टनेस है वो कहीं ना कहीं बुलियन प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। थर्ड स्ट्रेट सेशन है जहां पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, आज भी 1,000 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। $4,750 जैसे आपने भी बताया, 1,53,000 के आसपास जून का वायदा ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो रुझान है गोल्ड में पॉजिटिव की तरफ ही है, क्योंकि ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यूएस और ईरान का जो 30 वीक्स तक का जो वॉर चला है कहीं ना कहीं वो सॉल्व होने के कगार पे आ गया है, और ये एक ऑप्टिमिस्टिक न्यूज है। इनफैक्ट इससे पहले अगर एक साल के दौरान हमने गोल्ड का रैली देखा तो वहां पे भी हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग डी डॉलराइजेशन का जो थीम था उसने बुलियन प्राइसेस को सपोर्ट किया था। ये यूएस और ईरान का जो वॉर है उसने इस टॉपिक को हाईजैक कर लिया था, तो उसके चलते इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स के चलते गोल्ड के प्राइसेस पे थोड़ा कैपिंग देखने को मिला था। तो प्राइसेस $5,600 तक का छू के फिर $4,000 तक के भी आ गए थे। तो अभी मुझे लगता है कि अगर ये एस्केलेशन खत्म हो जाता है तो फिर से वो डी डॉलराइजेशन का जो थीम है, सेंट्रल बैंक्स का बाइंग फिर से आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने को मिलेगा। तो फिर से गोल्ड जो है एक बुलिश टोन में देखते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप का एक सिनारियो, इवन आई एग्री, जैसे रवि ने भी बताया। तो शॉर्ट टर्म में 1,55,000 तक का, यानी और 2-3 हज़ार रुपए का जो अप्रिसिएशन है इन लेवल से देखने को मिल सकता है। ओके शुक्रिया आपका राजीव जी आने के लिए शो में और गोल्ड प्राइसेस और डिमांड पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। अब बात सिल्वर की कर लेते हैं, जहां पर कंपैरेटिवली रिएक्शन ज्यादा शार्प हम देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में अराउंड $80 चांदी कारोबार कर रही है और घरेलू बाजार में भी 3% के आसपास की तेजी अभी भी बनी हुई है। 2,62,000 के आसपास कर रहे हैं भाव कारोबार। रवि, क्या राय है इन स्तरों से आपकी सिल्वर पर? क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं? स्ट्रेंथ, हालांकि जिस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसी पेडिग्री का सिल्वर है भी, रिएक्शन हमेशा शार्प ही मिलते हैं, फिर चाहे वो तेजी के हों या मंदी के हों। क्या व्यू है इन लेवल से? जब से वॉर के बाद ये 272 से इतने ही शार्प 1,99,500 तक गिरा था, एंड पर्टिकुलर बहुत शॉर्ट टर्म में प्राइसेस करेक्ट हुए थे। अगर वॉर खत्म होता है तो प्री वॉर सिनारियो में जो प्राइसेस के फंडामेंटल थे वो तो शार्पली पॉजिटिव थे। अभी थोड़ा बहुत जो डिमांड का फैक्टर है वो इस हुआ है, वो कम हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है उसका रिस्क एक बना हुआ है। हालांकि अभी भी जो फाइनेंशियल मार्केट देखे या मीन्स के प्रोजेक्शंस देखे आगे के, तो वॉर के अलावा कुछ ज्यादा ऐसा अनसर्टनिटी वाला है नहीं, क्योंकि यूएस कोर्ट ने भी यूएस प्रेसिडेंट के जो टैरिफ थे उसको भी हटा दिया है। तो वो भी एक बड़ा ओवरहैंग सिल्वर एंड बेस मेटल पे था, वो भी निकल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फंडामेंटल तो शार्प पॉजिटिव है, एंड अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और रेट करेगा। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो डाउन साइड भी इतना ही स्पीड से जाएगा,
बट अभी जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है एंड गोल्ड सिल्वर रेशियो का भी देखे तो करीबन शार्पली ओवरसोल्ड, जो रिसेंट पास का एक बार 4 लाख चांदी था एंड 1.5 लाख सोना था, उससे तो कई अच्छा मिल रहा था। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा गोल्ड सिल्वर रेशियो प्ले भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो डिप पे 2,60,000 से 2,58,200 का अच्छा सपोर्ट रेंज है। कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे खरीद करें एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे 250,500 का लगा है। मुझे लग रहा है एक बार अगर कुछ एडवर्स न्यूज नहीं आती, 2,68,000 से 2,70,000 तक के लेवल आ सकते हैं। और मार्च एंड अप्रैल दोनों महीने में अगर चाइना का सिल्वर इंपोर्ट के डेटा देखें तो चाइना ने ये गिरावट पे काफी अच्छा मीन्स के बाइंग इंटरनेशनल मार्केट से किया है। तो भी जब से ये डेटा है तब से उसने बॉटम बनाया है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहिए और 80 टू 70 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, आपके टारगेट्स क्या हैं सुनील सिल्वर पर? जी दीपाली, मुझे लगता है अगर लास्ट 2-3 महीने का ही व्यू देखते हैं, जनवरी में सिल्वर ने तकरीबन $120 तक का लेवल छुआ था एंड फरवरी के बिगिनिंग में हमने एक ठीक ठाक करेक्शन देखा जहां पे $60 तक का भी सिल्वर हमने देखा। अभी एक $20 का अप्रिसिएशन हमने देखा है, $80 के रेंज में चल रहा है और 2,61,000 का अभी का जो ट्रेंड है, $8,000 आज भी ऊपर है कल के प्राइसेस से। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स कम होते जाएंगे एनर्जी प्राइसेस के कम होने के साथ, तो फेड कहीं ना कहीं रेट्स घटाने के बारे में भी सोच सकता है साल के अंत में। और अगर बोरोइंग कॉस्ट कम होंगे तो जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल है, क्योंकि सिल्वर मेजरली एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे देखा जाता है, तो फिर से उसका जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो उभर के आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है एक बुलिश अंडरटोन के साथ सिल्वर के प्राइसेस में भी अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। प्लस लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई डेफिसिट से भी जूझ रहा है सिल्वर। लास्ट 5 या 6 साल का हम अगर सप्लाई और डिमांड सिनारियो देखते हैं तो तकरीबन ईयर ऑन ईयर वो डेफिसिट में ही है। तो सिल्वर का जो सप्लाई है वो डिमांड से कम ही है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी थोड़ा बुलिश रहेगा और अगर ये वॉर खत्म हो जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे भी मुझे लगता है कि और $5 से $10 तक का अप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इंटरनेशनल टर्म्स में मुझे लगता है 85 से $90 तक का रेंज सिल्वर में देखने को मिल सकता है और रुपी टर्म में मुझे लगता है ये 2,90,000 तक का रेंज शायद शॉर्ट टर्म में दिखा दें। ओके, तो ये तो बात हुई सोने और चांदी की, और आगे हम स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस करेंगे बाकी कमोडिटीज पर, लेकिन अब बात कर लेते हैं व्हीट की। और हमारे साथ रूरल फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस मौजूद हैं। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, व्हीट पर आपसे बातचीत करेंगे। हमने देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस अंडर प्रेशर हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि जिस तरीके के मौसम के हालात देखने को मिल रहे हैं यूएस में, हालांकि यूएसडी की जो रिपोर्ट आएगी वो डेफिनेटली कीनली वॉच की जाएगी, जिससे एक्चुअल स्थिति क्या बन रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में, वो देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक फ्रंट पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। बफर स्टॉक भी सरकार का 3 गुना ज्यादा आने की रिपोर्ट की बात हो रही है। कई स्टेट्स हैं जो कि व्हीट के लिए जो वेयर हाउसेज उनको एक्सपैंड कर रही है। एग्जैक्टली अभी सिचुएशन व्हीट फ्रंट पर सप्लाई वर्सेस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को क्या मिल रही है? इंडिया के अंदर क्रॉप बारिश की वजह से काफी 7-8% का नुकसान हुआ। उसके बाद में भी व्हीट का पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है इंडिया में। गवर्नमेंट का स्टॉक लास्ट ईयर से 10 मिलियन टन उनका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा है और प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है और उनको ऑलमोस्ट 27.5 या 28 मिलियन टन मिल गया है। 2-3 मिलियन टन और मिलने की उम्मीद है। क्रॉप शॉर्ट होने के बाद में भी सप्लाई का कोई इशू नहीं है, क्यों हमने फरवरी और मार्च में लास्ट ईयर का ही क्रॉप हमने यूज किया अप्रैल तक एक्चुअली। तो दो द क्रॉप इज 7 to 8% लोअर, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्यों गवर्नमेंट के पास स्टॉक है और गवर्नमेंट की पॉलिसी और ओएमएसएस जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में आएगी तो वो डायरेक्शन देगा इंडिया मार्केट को। ओके, इंडिया में अच्छा, कंफर्टेबल है आज के साथ। ओके, इंडिया में कंफर्टेबल पोजीशन है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हैं? प्लस 4 साल के बाद जो विंडो ओपन हुई है, हालांकि अभी सिर्फ 5 मिलियन टन की बात हुई है, कितना कंफर्ट ये लैंड करेगी? एटलीस्ट कुछ माल जा पाएगा बाहर? इंडिया से माल ज्यादा बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि वर्ल्ड मार्केट इंडिया से 14-15% डाउन है और ये जो वॉर का जो फियर था वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और जब तक इंडिया में जो शुरू में 2200-2250 रुपया मंडी का दाम था और अभी वापस 2450 रुपया हो गया, इसमें पैरिटी आने का मुश्किल लग रहा है। और सप्लाई
रशिया का क्रॉप जून जुलाई में आ जाएगा एंड देयर क्रॉप इज वेरी गुड एक्चुअली। तो दो एल नीनो और लानिना का इफेक्ट बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है अभी। Okay. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर अपने को देखना पड़ेगा, और इंडिया से पैरिटी मुश्किल है। आई मीन ओके ओके। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स थी इस तरीके की कि वो बायर्स जिनको इमीडिएट डिलीवरीज चाहिए वो शायद इंडिया से माल लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अच्छा, प्राइस का अभी कितना डिफरेंस है वर्सेस इंटरनेशनल राइवल्स, और अगर इंडिया की बात करें किस तरीके का देखने को मिल रहा है? इंडिया इज स्टिल 10 to 15% हायर देन द वर्ल्ड मार्केट। हो सकता है थोड़ा बहुत Okay. क्वांटिटी बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल चले जाए, बट उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। किलो बाजार में प्राइसिंग का ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से, कंसीडरिंग सप्लाईज एडिक्वेट है, पोजीशन काफी कंफर्टेबल है, यहाँ से फर्दर ट्रेंड प्राइसेस का कैसा रह सकता है? इंडिया में अभी तक एक्चुअली एस्टीमेट, जो एक्चुअल डैमेज हुआ अभी तक वो एस्टीमेट कर नहीं पाए हैं। क्रॉप कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास कैरेट फॉर स्टॉक काफी कंफर्टेबल है, और कई एरिया में थोड़ा एरिया भी बड़ा है। जो लास्ट में मार्च और अप्रैल में जो बारिश आया उससे काफी मोस्ट ऑफ द वीट इंडिया में जो है लस्टर लॉस वीट है, वो मतलब दैट इज अंडर रिलैक्स्ड कंडीशंस के अंदर। ओके तो मोस्ट ऑफ द वीट इज लॉस वीट इन इंडिया, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। ओके, चलिए शुक्र प्रमोद जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, बताने के लिए किस तरीके की स्थिति डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से फिलहाल देखने को मिल रही है, या फिर क्या प्राइस ट्रेंड्स यहाँ से एंटिसिपेट करने चाहिए। रवि द्वारा भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्विकली वीट पर आपकी राय क्या रहेगी? आपने सुना पूरा कन्वर्सेशन, प्राइसेस भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में अंडर प्रेशर है, सप्लाईज एडिक्वेट है, क्या व्यू है आपका यहाँ से? जब से लास्ट यूएसडीए का रिपोर्ट था तब से प्राइसेस में करेक्शन आई है, इन पर्टिकुलर ये सस्टेनेबल बेसिस पे $600 पर बसल के नीचे भी चली गई। तो आई थिंक ये एक ओवर सप्लाई का सिनारियो है। सेकंड की इसमें अल नीनो के हिसाब से ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होता क्योंकि रबी सीजन की क्रॉप है, और अभी भी मीन्स के लाइक अभी ये सिनारियो काफी दूर है, और इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा जून जुलाई में कि अल नीनो कितना परसेंटेज बारिश का लॉस करवाता है। और मीन्स के ये ठंड ज्यादा चाहिए, पानी तो बेसिकली एक साल की कम बारिश से पानी में इतना ज्यादा रबी क्रॉप सीजन को इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है कि अर्ली मीन्स के जो क्रॉप खराब हुआ है उससे ज्यादा लोग बाद में वीट पे चले जाते हैं, और मीन्स के लाइक कपास है तो कपास 6-7 महीने का क्रॉप है, तो वो क्रॉप साइकिल कट करके लोग सेकंड साइकिल में गेहूं में वहां पे सोइंग करते हैं, तो उल्टा ये सोइंग को बढ़ाता है। तो आई थिंक हिसाब से इतना सेंटिमेंटल इम्पैक्ट नहीं है। और प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन रहेगा, जैसे आगे बात हो रही थी, रशिया का क्रॉप है वो नेक्स्ट मंथ से रिज्यूम करेगा, और हमारे प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से काफी ज्यादा है, और रुपये भी इतना कमजोर है, तो इस हिसाब से ग्लोबल पैरिटी नहीं है। सेकंड के हमने जब इजिप्ट एंड गल्फ में जब हम एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा हमारा मार्केट बन चुका था, बट जो गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो लोग ने अपनी सप्लाई चेन पूरी डाइवर्ट कर दी। तो एक साल के इतने लिमिटेड हमने स्टॉक मीन्स के लिमिट ओपन की है कि इससे कुछ ज्यादा व्यापार बने ऐसा नहीं लग रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रेशर में रहेगा, 2500 के ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है, और डाउन साइड 2200 से 2300 तक के लेवल सस्टेन हो सकते हैं। ओके, रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। चल वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी 360 डिग्री। रवि देवरा है हमारे साथ, सुनील कटके बने हुए हैं, बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। बताइए सुनील, पहले तो कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। जी दीपाली, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल एक यूजफुल बेट लग सकता है फॉर द डे। ऑलरेडी 3% डाउन है, 8,750 के रेंज में है। मुझे लगता है जो ऑन गोइंग अपडेट्स हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि यूएस ईरान का एक डील हो जाएगा, वो ऑप्टिमिज्म जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे थोड़ा दबाव और डाल सकता है। ऑलरेडी कल और आज में 10% का करेक्शन दे चुका है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में और 2-3% का गिरावट देखने को मिल सकता है। तो 8,500 का मुझे लगता है कि एक लेवल देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। 100 रुपीज ऑड का एक स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं, लाइक क्लोज टू 8,900 का स्टॉप लॉस लगा के 8,600 8,500 तक का लेवल इंटरडे में देखने को मिल सकता है। ओके, रवि आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज?
जैसे अगर क्रूड नीचे जाएगा, नेचुरल गैस और शार्पली नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैसे देखे तो नेचुरल गैस में थोड़ा ऑफ सीजनलिटी पे है, तो यहाँ पे 259 पे बेच के चले, स्टॉप लॉस 262 का लगाए, 250 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। वही कॉपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का कॉल लेना चाहिए, और काफी टाइम के बाद 1300 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, बाय करें अराउंड 1310, स्टॉप लॉस वुड बी 1298 एंड अपर साइड 1330 तक के लेवल है यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जहाँ पर कॉपर पर एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। अच्छा, बेस मेटल्स की अगर हम बात करें आज के सेशन में तो कॉपर ही इनफैक्ट हरे निशान में है, जिंक फ्लैट है, एल्यूमिनियम थोड़े प्रेशर में है, निकल थोड़े प्रेशर में है। जिंक और एल्यूमिनियम पर सुनील आपका व्यू क्या है, या फिर बेस मेटल में कोई प्रेफर्ड चॉइस है क्या आपकी? जी दीपाली, मुझे लगता है कॉपर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट जारी रह सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां से तकरीबन जो सल्फ्यूरिक एसिड है 1/3 ग्लोबल डिमांड का 1/3 वहां से सप्लाई होता है। अभी तक वो ईज आउट नहीं हुआ है, तो अगर ये डील हो जाता है तो वो सप्लाई ठीक ठाक हो जाएगा, तो कॉपर का जो प्रोडक्शन का जो कंसर्न था वो कहीं ना कहीं ईज हो सकता है, तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसको पुश कर सकता है। तो मुझे लगता है 1312 1310 के रेंज में कॉपर में ठीक ठाक बाइंग लग रही है। 1290 तक का एक सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एंड ऑन द अपर साइड 1350 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ रुख करें तो पहले स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। पहले तो बताइए रवि, कोरिएंडर डिप्स पे लेना है क्या, या कोई और व्यू है? जो सर यहाँ पे वैसे देखे तो जब तक ये नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आती मीन्स के आईएमडी की, एंड पर्टिकुलर अभी जो रिपोर्ट आएगी वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, डेट वाइज होगी, तो इससे मुझे लग रहा है कि तब तक ज्यादा शॉर्ट के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट है एक्सट्रीमली एग्री कमोडिटीज के लिए अच्छे है, एंड लग रहा है कि ये साल एग्री कमोडिटी हो सकता है, और लगातार 3-4 साल का अंडर परफॉर्मेंस भी एग्री बास्केट में था, तो मुझे लग रहा है कि कोरिएंडर एंड टर्मरिक दोनों बाइंग की अपॉर्चुनिटी है मीन्स के फ्रॉम स्पाइसेस बास्केट। यहाँ पे 16,500 के करीब बाय करें टर्मरिक, एंड अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जोन है वो बैकवार्डेशन में 16,400 के करीब प्राइसेस बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 16,280, एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 16,680 तक आ सकता है। और कोरिएंडर में भी जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, जून कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कॉन्टांगो है, एंड यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 12,900 के करीब प्राइस चल रहे जून, बाय करें अराउंड 12,800, 12,680 तक के लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, एंड 13,200 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो आज जो कोरिएंडर मीन्स के थोड़ा वीक है एंड टर्मरिक फ्लैट है, इसमें मुझे लग रहा है कि बाइंग के एक अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। ओके, अच्छा, टर्मरिक पर तो इनफैक्ट फोकस ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि खबरें तो यहाँ पर ये भी हैं कि जो अराइवल्स हैं वो भी पीक सीजन में उसके बावजूद भी बिलो नॉर्मल हैं, और इसलिए भी प्राइसेस को कंसिस्टेंटली हम सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं। ग्वार पैक की तरफ नजर डालेंगे और एक राय वहां भी ले लेते हैं। हालांकि आज के सेशन में वापस प्राइसेस इनफैक्ट एक मोमेंटम जरूर बना था रवि ग्वार पैक में, लेकिन वापस से आके एक रेंज में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे के दायरे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या व्यू है ग्वार गम ग्वार सीड दोनों पर करंट लेवल से? जरूर सर, सीड गुआर सीड है वो एक रेस्पेक्टिव लेवल से बड़ा है, बट गुआर गम में ड्यू टू दिस लैक ऑफ डिमांड यहाँ पे थोड़ा साइडवेज ट्रेंड रहा है। सेकंड जो मीन्स के नेगेटिव फैक्टर वो रहा है, क्योंकि मीन्स के एक वेदर कमोडिटी है, इस हिसाब से जब ये आईएमडी की न्यूज आई उसके बाद एक अच्छा रैली आया था, बट एज ऑलवेज वो जब ये एनसीडीएक्स में प्राइसेस जब मीन्स के एनसीडीएक्स में जब स्टैगर डिलीवरी की और हम बढ़ते हैं तब यहाँ पे वैसे ही करेक्टिव मूव दिखा है, तो एक करेक्शन है, मुझे लग रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है वैसे जो सिचुएशन वेदर के है, तो आई थिंक यहाँ पे फिर से एक अपसाइड बनना चाहिए। थोड़ा मीन्स के रेंज में रहता है तो कंसोलिडेशन जरूर से बनाए, तो थोड़ा मीडियम टर्म का 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का स्ट्रेटेजी रखे। 11,300 के करीब यहाँ पे जून वायदा बाय करे, जो आज यही क्लोज हुआ था 11,306 पे, तो ये करंट लेवल पे बाय करे, 11,110 का स्टॉप लॉस लगाए, एंड जो टारगेट है वो 11,600 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ हम मीन्स के नियर अबाउट पे एक्सपायरी जा रहे हैं उसका प्रेशर है, आगे जाके एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग गुआर कॉम्प्लेक्स में आ सकती। ओके, तो ये राय रही ग्वार गम ग्वार सीड दोनों पर। चलिए, शुक्रिया सुनील और रवि आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।